हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो हेमोग्लोबिन का है, थर्ड सेमेस्टर हेमाटोलॉजी का, और ये एनेस्थीसिया और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दोनों वालों के लिए है। आज हमने हेमोग्लोबिन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है हेमोग्लोबिन का। हम एरिथ्रोपोएसिस पढ़ चुके हैं, आरबीसी पढ़ चुके हैं। अब आरबीसी का जो फंक्शन है आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी का फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन को लंग से टेक कर लेता है और फिर टिश्यू में इसको ड्रॉप आउट कर देता है, और फिर टिश्यू में जब ऑक्सीजन बन जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर, तो वहाँ से ऑक्सीजन वापस ले लेता है और वो लंग्स में जो है ड्रॉप आउट कर देता है। और इसी तरह ये ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है रिस्पायरेशन का, ये जारी रहता है। अब आरबीसी जो है ये प्रोसेस किसके हेल्प से कर रहा है? ये हेमोग्लोबिन के वजह से कर रहा है। हेमोग्लोबिन क्या है? ये एक रेड पिगमेंट है। आरबीसी का कलर अगर आप लोग देखें तो ट्रेडिशनली ये बात आ रही है कि हेमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर है। सॉरी, आरबीसी जो है वो रेड कलर है। तो आरबीसी जो रेड कलर है ये किसकी वजह से है? ये हेमोग्लोबिन की वजह से है। हेमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जिसको क्रोमोप्रोटीन मीन कलर प्रोटीन कहते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब यह है कि ये प्योर प्रोटीन नहीं है, इसके साथ कोई और जैसे कि मैक्रोमॉलिक्यूल या माइक्रोमॉलिक्यूल जो होंगे वो अटैच होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्लोबिन पार्ट तो बिल्कुल प्रोटीन ही है, लेकिन उसके साथ मेटल जो है वो ऐड है, आयरन। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को डिलीवर करना। अब एक आरबीसी में एक आरबीसी की अगर बात करें तो उसमें 200 से लेकर 300 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। एक मॉलिक्यूल जो होता है हेमोग्लोबिन का वो 64,000 डेल्टन का है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आरबीसी में जो है वो 34% क्या पाया जाता है? वो हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्योंकि अगर आप आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में तो कुछ इतना ख़ास होते ही नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियस निकल चुका होता है, उसे एक्सट्रूड किया हुआ होता है। सिर्फ अगर है तो आरबीसी में जो है वो हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगर एरिथ्रोपोएसिस अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रो नॉर्मोब्लास्ट के स्टेज पर, बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज पर साइंथिसिस होना इसका शुरू हो जाता है, और फिर अपीयर जो है वो ऑर्थ्रो पॉलीक्रोमेटिक स्टेज पर, क्योंकि आरएनए की वजह से और हेमोग्लोबिन की वजह से, डीएनए की वजह से वो पॉलीक्रोम मतलब कि पॉलीक्रोमेटिक होता है, वो डिफरेंट कलर लेता है। और फिर ऑर्थोक्रोमेटिक के स्टेज पर जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं हेमोग्लोबिन, और न्यूक्लियस वगैरह एक्सक्लूड हो जाते हैं, वो सेल से निकल जाते हैं, तो हेमोग्लोबिन रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्थोक्रोमेटिक बन जाता है। अब अगर आप देखें तो हेमोग्लोबिन के अगर आप नाम को देखें तो यहाँ पर इसके नेम से ये जाहिर हो रहा है कि एक हीम का ग्रुप है और एक ग्लोबिन का ग्रुप है। एक हीम का ग्रुप है और एक ग्लोबिन का। जो हीम वाला पार्ट है ये, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें पायरोल रिंग्स होते हैं। पायरोल रिंग्स इकट्ठे होकर प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग बनाते हैं, और वो प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग जो होते हैं उसमें अगर आयरन इनकॉर्पोरेट हो जाए तो इसको हीम ग्रुप कहते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। और ग्लोबिन जो है वो जस्ट सिंपली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, पेप्टाइड्स है, और वो आके फिर जो हीम मॉलिक्यूल बन जाते हैं, हीम ग्रुप, उसके साथ अटैच हो जाता है। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 हीम ग्रुप्स एंड 1 ग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर 1 ग्लोबिन मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि 1 ग्लोबिन मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो ग्लोबिन का मॉलिक्यूल अगर सिंपली ओवरऑल ले लें तो एक ही मॉलिक्यूल होता है ग्लोबिन का। लेकिन इस ग्लोबिन के मॉलिक्यूल में फिर 2 तरह के ग्लोबिन चेन्स पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के, और हर एक टाइप के 2-2 चेन होते हैं, 2-2 पेप्टाइड चेन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ओवरऑल एक ही मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन आप मॉलिक्यूल के अंदर टाइप्स ऑफ ग्लोबिन देखें तो 2 टाइप्स के होंगे चेन।
या तो अल्फ़ा और बीटा हो गया, या अल्फ़ा और डेल्टा होगा, या अल्फ़ा और ज़ीटा होगा, या डेल्टा और बीटा होगा, या एप्सिलॉन और बीटा होगा। मतलब कि उनकी कॉम्बिनेशन है, कुछ भी आ सकता है। अब बात यह है कि जैसे कि दो ब्लैक और दो वाइट, अगर आप कलर की बात करें तो कलर का तो एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन टाइप्स ऑफ कलर की बात करें कि कितने टाइप्स होते हैं कलर के, कितने टाइप्स होते हैं ग्लोबिन मॉलिक्यूल के, दो टाइप्स ही होते हैं, दो तरह के चेन्स होंगे। अब हर एक चेन के फिर दो दो चेन होंगे, तो इसका मतलब यह है कि एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 2 पेयर्स हो गए, और पेयर कितने का होता है? 2 का होता है। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल में आपको मजीद पेयर 2 टाइप्स ऑफ चेन मिलेंगे, 2 पेयर्स ऑफ चेन, और हर पेयर जो होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। ईच हीम ग्रुप कंटेन्स अ प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग प्लस एन आयरन मॉलिक्यूल। अब हीम ग्रुप क्या होगा वो स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, उसमें देखते हैं। द साइंथिसिस ऑफ प्रोटोफॉर्फायरिन एंड ग्लोबिन इज कोऑर्डिनेटेड, ये कोऑर्डिनेशन में चल रहे होते हैं, एक तवाज़ुन होता है इन दोनों का। अगर एक कम हो जाए तो दूसरा अगर ज़्यादा भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हेमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज आएगा। अब है साइंथिसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की साइंथिसिस कैसी होती है? तो हीम एक अलग पार्ट है और ग्लोबिन जो है वो चेन का पार्ट है, मतलब कि प्रोटीन इन नेचर है ग्लोबिन जो है। तो इनकी साइट ऑफ प्रोडक्शन भी है वो भी डिफरेंट है। ग्लोबिन अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन आपको पता है कि प्रोटीन की फॉर्मेशन राइबोसोम में होती है, सही है। डीएनए होता है, डीएनए से जीन जो होते हैं एक्टिवेशन के लिए फिर क्या करते हैं, उस डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, फिर वही आरएनए आके राइबोसोम मैसेंजर आरएनए जो होते हैं राइबोसोम के साथ अटैच होकर उसकी रीडिंग करते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं उस सीक्वेंस की, और उससे जो है एक प्रोटीन बनता है। वो अब प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के हैं तो वो प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर अगर ग्लोबिन आपको कंफर्म है कि ये प्रोटीन ही है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन कहाँ पर बनते हैं, राइबोसोम पर, पॉलीराइबोसोम पर। और हीम पार्ट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी प्रोडक्शन होती है। हीम फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, देन द साइटोप्लाज्म ऑफ इरेथ्रॉइड प्रिकर्सर थ्रू द रेटिक्यूलोसाइट स्टेज। ये जो हीम पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या होता है कि ये आके प्रोनॉर्मोब्लास्ट के स्टेज पर ये आरबीसी में इंसर्ट हो जाते हैं, इन हो जाते हैं। इट बिगेन्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग। पहले प्रोटोपायरोल रिंग्स होते हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाती है, प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग बनाते हैं। फिर उसमें जो है आयरन का मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो ये एक हीम ग्रुप बन जाते हैं। हीम ग्रुप के साथ फिर ग्लोबिन अटैच किया जाता है तो एक मोनोमर बन जाते हैं हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन का एक मोनोमर बन जाता है। ये अगर आप देखें यहाँ पर तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ट्रांसफेरिन जो है वो आयरन को लेकर आता है। यहाँ पर प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग जो है ये बन गए होते हैं और हीम आके इसमें अटैच हो जाते हैं, और ग्लोबिन जो है वो पॉलीराइबोसोम, ये साइटोप्लाज्म है ये पूरा, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ट्रांसफेरिन जो होता है ट्रांसपोर्टर ऑफ आयरन, वो आयरन को लेकर आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको इनकॉर्पोरेट इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग बन गया होता है। अगर आप देखेंगे इसकी सीक्वेंसेस है कैसे बनता है प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग, इसके मॉलिक्यूलर लेवल पर एक नई वीडियो मैं बनाऊंगा, आप उसमें फिर इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो ये आयरन माइटोकॉन्ड्रिया में आके यहाँ पर प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग जो होता है, जो कि पायरोल रिंग से बना होता है, इसके साथ मिल जाता है, और ये राइबोसोम है। यहाँ पर आप देखिए साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स आ गई, इनकी सीक्वेंसेस हो गई, और ये एक पेप्टाइड चेन बन गए अल्फ़ा और बीटा या जो भी है। तो ये ग्लोबिन चेन आ गए 4, 2 पेयर के 4, और यहाँ से हेम ग्रुप आ गया। तो हीम ग्रुप और ग्लोबिन ग्रुप अगर मिलते हैं आपस में तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन बना देते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है ये टेट्रामर है। टेट्रामर मीन के इसमें 4 मोनोमर पाए जाएंगे। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये एक मोनोमर है। ये जो आपको
एक रिंग नज़र आ रहा है, ये पेंटागोनल रिंग जो आपको नज़र आ रहा है, ये रिंग जो है क्या है, ये रिंग पायरोल रिंग है। ये रिंग पायरोल रिंग, ये रिंग जो है पायरोल रिंग है, ये रिंग जो है पायरोल रिंग है, ये रिंग जो है पायरोल रिंग है। इसको थ्रू नाइट्रोजन जो है वो अटैच किए हुए होते हैं आपस में। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आयरन है, क्लियर। ये पहले पायरोल रिंग्स बनते हैं, पायरोल रिंग्स को नाइट्रोजन के थ्रू अटैच करने के बाद प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग्स बनते हैं। प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग के बाद आयरन इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो एक हीम ग्रुप बन जाते हैं और एक चेन ऑफ ग्लोबिन, ये देखो एक चेन यहाँ पर क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो ये अब मोनोमर बन गया। जैसे ये मॉलिक्यूल है ऐसी ही एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बने, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, तो बनेगा एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो कि टेट्रामर होगा। अगर एक मोनोमर में एक आयरन है तो पूरे टेट्रामर में 4 आयरन होंगे। अगर इसमें एक प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग है तो टेट्रामर में 4 होंगे। अगर यहाँ पर एक मोनोमर में 4 पायरोल रिंग्स पाए जाते हैं 4, तो पूरे हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 16 पायरोल रिंग्स होंगे। अब यहाँ पर एक चेन पाया जाता है ग्लोबिन का मोनोमर में, तो अगर वो टेट्रामर है तो 4 चेन पाए जाएंगे ग्लोबिन के। जब 4 चेन पाए जाएंगे ग्लोबिन के तो इसमें शर्त ये है कि 2 चेन जो है वो एक टाइप के होंगे और 2 चेन जो है वो अलग टाइप के होंगे। अब ये देखिए ग्लोबिन की फॉर्मेशन है, द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ग्लोबिन आर प्रोड्यूस ऑन द राइबोसोम हो गई। द 4 मोस्ट कॉमन चेन टाइप्स आर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ये जो है मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा एप्सिलॉन है, जीटा है। ईच ऑफ दीज चेन डिफर फ्रॉम अदर इन देयर अमाइनो एसिड सीक्वेंस। इसमें कोई ऐसे ख़ास बात नहीं है, सिर्फ अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बेस पर ही ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब एक होते हैं अल्फ़ा चेन और एक होते हैं बीटा चेन, और फिर होते हैं अल्फ़ा लाइक चेन और बीटा लाइक चेन। अल्फ़ा चेन जो होते हैं उनमें 141 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा चेन जो होते हैं उनमें 146 अमाइनो एसिड होते हैं, 146 अमाइनो एसिड। अब कुछ चेन ऐसे हैं जैसे कि जीटा को आप ले तो अल्फ़ा और जीटा, इनका स्ट्रक्चर, इनका क्रोमोसोम, इनका जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पर पाया जाता है क्लस्टर, जैसे क्रोमोसोम नंबर 16। तो अल्फ़ा जो है अगर इसकी प्रोडक्शन होती है तो भी क्रोमोसोम नंबर 16 से, और जीटा का तो भी क्रोमोसोम नंबर 16 से। तो एक होते हैं अल्फ़ा चेन और फिर होते हैं अल्फ़ा लाइक चेन जैसे कि जीटा चेन, और एक है बीटा चेन और फिर बीटा लाइक चेन। बीटा लाइक चेन का मतलब कि वो चेन जो बीटा की तरह दिखते हैं और सिर्फ सीक्वेंस में ही इनका डिफरेंस होता है, क्रोमोसोम भी इनका सेम 11 क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पर आप देखें वेरियस टाइप ऑफ ग्लोबिन कंबाइन विद हीम टू फॉर्म डिफरेंट हेमोग्लोबिन। 8 फंक्शनल ग्लोबिन चेन जो होते हैं वो 2 क्लस्टर में, जैसे कि बी क्लस्टर, बीटा क्लस्टर, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाता है। अब पेपर के मुताबिक क्या ज़रूरी है कि आपसे पूछ सकते हैं कि पायरोल रिंग्स होते हैं एक मोनोमर में कितने होते हैं, और हेमोग्लोबिन जो है वो टेट्रामर है कि मोनोमर है। अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक टोटल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, आयरन जो है वो ग्लोबिन के पार्ट में होता है कि वो प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग में होता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हेमोग्लोबिन में हमारे पास कितने टाइप के चेन आ सकते हैं, तो ये आप 8 टाइप ऑफ ग्लोबिन चेन जो है वो आ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि बीटा क्लस्टर पर हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द proteins are the consequences are the chains of beta cluster except beta chain, gamma chain, delta chain and zeta chain। तो ये बीटा, गामा एंड डेल्टा जो है ये बीटा क्लस्टर से बनते हैं, जबकि जीटा जो है वो अल्फ़ा क्लस्टर से बनते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर। आपसे ये पूछ सकते हैं कि अल्फ़ा और जीटा जो कि एक ग्लोबिन चेन्स है सही है, जो कि हेमोग्लोबिन में पाए जाते हैं, इनके लिए जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ये आपको कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 16 के किस आर्म पर, तो शॉर्ट आर्म पर पाया जाता है, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 बीटा क्लस्टर के लिए। तो बीटा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन एंड एप्सिलॉन, ये सारे जो हैं ये बीटा है, और गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन जो है ये लाइक बीटा चेन है, सही है, ये बीटा लाइक चेन्स है। अब ये कॉम्बिनेशन है कि कितनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन होके कितने मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन बन सकते हैं। अब अगर अल्फ़ा और बीटा आपस में मिलते हैं तो सिंपली जो एडल्ट हेमोग्लोबिन है अल्फ़ा 2
और अल्फ़ा और बीटा अगर ये मिलते हैं, ये अल्फ़ा, दो अल्फ़ा हो गए, दो बीटा हो गए, मतलब एक पेयर अल्फ़ा का हो गया, एक पेयर बीटा का हो गया, तो ये एडल्ट हेमोग्लोबिन बना। क्लियर है? ऐसी ही अल्फ़ा दो चेन बनेंगे, इनकी कॉम्बिनेशन से एक हेमोग्लोबिन का टाइप बनेगा। जैसे अगर आप फीटस का देखें, एम्ब्रियो में, जब एम्ब्रियो में सबसे पहले आता है वो पोर्टलैंडी होते हैं, तो ये देखें आप ज़ीटा 2 और गैमा 2, ज़ीटा 2 और गैमा 2, दो ज़ीटा चैन और दो गैमा चैन जो है ये आपस में मिल जाते हैं तो पोर्टलैंड बनाते हैं। ऐसे गोवर 2 में क्या होता है, अल्फ़ा है और एप्सिलॉन है। गोवर 1 में क्या है कि यहाँ पर ज़ीटा है और एप्सिलॉन है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि फीटस में कौन से हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं, तो ये फीटस हेमोग्लोबिन एफ जिसको बोलते हैं, अल्फ़ा 2 और गैमा 2। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब अल्फ़ा 2 चेन्स और गैमा 2 चेन्स आपस में मिलते हैं तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या है कि कौन सा हेमोग्लोबिन बनेगा, तो इस हेमोग्लोबिन को फिर हेमोग्लोबिन एफ या फीटस हेमोग्लोबिन बोलते हैं। एडल्ट में जो है फीटस हेमोग्लोबिन भी होता है लेटल बिट 0.5% तकरीबन, और अल्फ़ा 2 भी होते हैं 2.5% या 2%। और ये जो A1 टाइप है, एडल्ट A1 टाइप, इसमें जो है आपको ये सबसे ज़्यादा एडल्ट में पाया जाता है 97.5%। तो आपसे ये MCQs पूछ सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडल्ट हेमोग्लोबिन। क्लियर? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडल्ट हेमोग्लोबिन एक्सेप्ट हेमोग्लोबिन एफ, हेमोग्लोबिन गोवर 2, हेमोग्लोबिन अल्फ़ा 2, हेमोग्लोबिन अल्फ़ा 1 या A1। तो ये सारे जो हैं ये एडल्ट के हैं, सिर्फ गोवर 2 जो है ये एम्ब्रो में पाया जाता है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि हेमोग्लोबिन एफ जो है इनमें दो कौन कौन से चेनों की कॉम्बिनेशन आती है, तो अल्फ़ा 2 की और गैमा 2 की। या आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्ब्रियो हेमोग्लोबिन, ये इनमें कौन सा एम्ब्रियो हेमोग्लोबिन नहीं है। आपसे पूछ सकते हैं हेमोग्लोबिन एफ, हेमोग्लोबिन ए एडल्ट 1, हेमोग्लोबिन एडल्ट 2, हेमोग्लोबिन पोर्टलैंड, तो ये सारे नहीं हैं। पोर्टलैंड जो है ये है। तो आपसे किसी भी तरह इसमें पूछ सकते हैं, या तो आपसे कम्बिनेशन का पूछ सकते हैं कि पोर्टलैंड में कौन कौन से कम्बिनेशन आते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कम्बिनेशन आ गया तो ये कौन सा हेमोग्लोबिन है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि एम्ब्रियो में कौन सा हेमोग्लोबिन पाया जाता है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर ये हो गए, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि एडल्ट में कौन कौन से हेमोग्लोबिन पाया जाता है, या आपसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कि गोवर 2 जो है वो एम्ब्रियो में पाए जाते हैं या एडल्ट में। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 MCQs पेपर में इससे आते हैं। कंप्लीट हेमोग्लोबिन क्या होता है कि अ कंप्लीट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल स्फेरिकल, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इनका होता है 4 हीम ग्रुप्स, बिल्कुल, अटैच टू द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल, सो इट में कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ये कैरी कर सकते हैं अपने साथ। हीम इज सस्पेंडेड बिटवीन अ पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो हीम जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच सस्पेंडेड हुए होते हैं। 4 पायरोल रिंग जब बनते हैं, 4 पायरोल रिंग, तो इससे बनता है प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग। फिर प्रोटोफॉर्फायरिन रिंग में जब आयरन इनकॉर्पोरेट करो तो इसको बोलते हैं हीम ग्रुप, और हीम ग्रुप के साथ जब आप पॉलीपेप्टाइड अटैच करो एक, तो ये एक मोनोमर बन जाते हैं हेमोग्लोबिन चेन का। मतलब कि अल्फ़ा चेन है या बीटा चेन है, तो ये एक मोनोमर ऑफ हेमोग्लोबिन बन जाता है, मोनोमर ऑफ हेमोग्लोबिन। तो इसी तरह जब ये 4 मोनोमर इकट्ठे होंगे तो इससे एक टेट्रामर बनेगा जो कि हेमोग्लोबिन का एक पूरा मॉलिक्यूल है। फिर अगर ये बोलते हैं एडल्ट के बारे में कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन इकट्ठे होंगे तो इससे बनते हैं हेमोग्लोबिन एडल्ट ए। हेमोग्लोबिन इज स्फेरिकल मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 4 पेप्टाइड सब यूनिट्स। ग्लोबिन हम पढ़ चुके हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसका। हेमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट जो है ये टेट्रामर होते हैं, इसमें 2 अल्फा चेन 2 ग्लोबिन चेन होते हैं। ईच ग्लोबिन कंटेन 1 हीम ग्रुप, वही ग्लोबिन जो होते हैं ये एक हीम ग्रुप के साथ अटैच हुए होते हैं जो कि फेरस फॉर्म में होता है, Fe+2 के फॉर्म में। ये आप देखें, ये बीटा चेन, ये एक जोड़ा हो गया।
और ये अल्फ़ा चेन, ये अल्फ़ा चेन, ये जो है एक दूसरा जोड़ा हो गया अल्फ़ा का, तो ये दो अल्फ़ा और ये दो बीटा, तो ये एडल्ट हेमोग्लोबिन इससे बन जाएगा। ये देखिए आप, ये दो बीटा, ये दो अल्फ़ा, तो दो अल्फ़ा और दो बीटा बन गए, तो क्या होगा, ये ग्लोबिन चेन्स हैं। तो ये जब इनकॉर्पोरेट होंगे आयरन में, हीम ग्रुप में, तो ये एक मोनोमर बनाएंगे। और जब ये एक मोनोमर बनाएगा, ये एक मोनोमर बनाएगा, ये तीसरा बनाएगा, ये चौथा बनाएगा, तो ये 4 मोनोमर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये परसेंटेजेस हैं, इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में से एमसीक्यूज आए हुए हैं। स्ट्रक्चर आप देखें, अगर दो अल्फ़ा चेन आते हैं, दो बीटा चेन आते हैं, तो इसको हेमोग्लोबिन ए बोलते हैं। और एडल्ट में ये सबसे ज़्यादा होते हैं, 96 to 98%। हेमोग्लोबिन A2 को अगर आप देखें तो इसमें दो अल्फ़ा चेन होते हैं और दो डेल्टा चेन होते हैं। ये 1.5 से 3.2% होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 2% ये काउंट करते हैं। हेमोग्लोबिन F है फीटस हेमोग्लोबिन, तो एडल्ट में फीटस के हेमोग्लोबिन का क्या काम, तो ये दो अल्फ़ा चेन होते हैं और दो गैमा चेन इसमें होते हैं। ये 0.5 से लेकर 0.8% तक नॉर्मली 0.5 ही लेते हैं। और अगर आप फीटस की बात करें तो फीटस में फिर हेमोग्लोबिन F जो होते हैं ये 98% होते हैं, हेमोग्लोबिन A जो होते हैं ये सिर्फ 2% होते हैं। जैसे ही बच्चा 2 महीनों का हो जाता है तो 2 महीनों या 1.5 महीने या 2 महीने 1.5 मंथ या 2 मंथ्स में वो क्या जाता है कि हेमोग्लोबिन F जो होते हैं वो मुसलसल कन्वर्ट हो जाते हैं हेमोग्लोबिन A में। नॉर्मल रेंज है हेमोग्लोबिन का, अगर आप सीबीसी करें तो सीबीसी में आप देख सकते हैं हेमोग्लोबिन एक पैरामीटर है आरबीसी रिलेटेड। तो मेल में ये 13 to 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और फीमेल में जो है ये 12 to 16 mg पर डेसीलीटर है और इन्फेंट्स में जो है ये 16 to 22। आज का ये जो टॉपिक था हेमोग्लोबिन के रिलेटेड था। स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ लें इसे। एसेंशियल ऑफ हेमाटोलॉजी जेपी का बुक आप देख सकते हैं, इसके लिए आप देखिए जेपी का बुक। अगर आपको समझ आती है तो ठीक, नहीं तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं और मैं आपको इस पर दोबारा से वीडियो बनाकर दूंगा या इससे अच्छी वीडियो बनाकर दे दूंगा। नए क्लास तक जब तक नई वीडियो बनती है तब तक अल्लाह हाफिज़।